प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा डेमो क्लास दूसरा चलाया जा रहा है। आज का विषय है लिथिक एज और इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कई एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो या यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हो, इंडियन कल्चर या फिर आर्कियोलॉजी या फिर हिस्ट्री। साथ में यूपीएससी की तैयारी करने वाले और यूपी पीसीएस के जो बच्चे हैं या हिस्ट्री को जो समझना चाहते हैं उनके लिए यह क्लास बड़ा ही उपयोगी है। जो बच्चे मेरे कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन के थ्रू, तो उसका डिस्क्रिप्शन पे हम लोग पूरा दे चुके हैं कि क्या क्या चीज़, गूगल लिंक का फॉर्म, जो गूगल फॉर्म है वो हमने उसका लिंक दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और जो लोग नए हैं, जो लोग सुन रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल, क्योंकि भविष्य के दृष्टि से भी ये चैनल बहुत उनके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए बात करते हैं इसमें जो भी संदर्भ आते हैं, क्योंकि मैंने एक ऐसा ये वीडियो तैयार किया है जिसमें स्टोन एज का जो बेसिक चीज़ है वो क्लियर होगा और बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कई एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए, जो स्टोन एज है वो आज हम उसको प्री हिस्ट्री के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। प्री हिस्ट्री मतलब प्रागैतिहासिक काल, मतलब जब से मानव ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, सबसे पहली बार उपकरण निर्माण किया, तो वहाँ से देखा जाए तो 23 लाख से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है वो स्टोन एज कहलाता है। देखिए, भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसको हम हिस्टोरिकल एज कहते हैं या हिस्ट्री कहते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल जो है 23 लाख से लेकर के भारत में जो प्रोटो हिस्ट्री का समय है यानी सिंधु घाटी सभ्यता का समय 4500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, लेकिन विश्व के संदर्भ में इसका जो समय है वो करीब क्या है 1000 बीसी तक जाता है। क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि भारत में प्रोटो हिस्ट्री मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये समय चलता है, ब्रॉन्ज एज का एक नया काल है जो कि विश्व में कहीं और नहीं, केवल भारत और पाकिस्तान में ही प्रोटो हिस्ट्री का अध्ययन किया जाता है। प्री हिस्ट्री क्या है? जब मनुष्य को पढ़ना लिखना नहीं आता था, उसका इतिहास उसके द्वारा प्रयोग में लाए गए पत्थर के उपकरणों के आधार पर लिखा गया। तो हमारी जो निर्भरता है वो उनके द्वारा छोड़े गए पुरावशेष हैं। ठीक है, तो इसका जो समय है वो 23 लाख से लेकर के प्रोटो हिस्ट्री के काल यानी 4500 ईसा पूर्व के आसपास रखा जा सकता है। प्रोटो हिस्ट्री का समय क्या है? ये 4500 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 600 यानी महाजनपद काल तक। इसके अंतर्गत आप प्री हड़प्पन यानी प्राक हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, ओसीपी कल्चर, पीजीडब्ल्यू कल्चर, उसके अंतर्गत वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल तक का अध्ययन हम आद्य इतिहास के अंतर्गत करते हैं। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल को हम क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग। ठीक है ना। इस काल के लोगों को पढ़ने लिखने की जानकारी थी, लेकिन उनके द्वारा जो लिखी गई जो हमको उदाहरण मिलते हैं, जैसे धौलावीरा का शिलापट्ट लेख है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, उद्वाचन नहीं हुआ। इसलिए यह एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके बारे में हमें संदर्भ तो मिलते हैं। जैसे अगर अब देखा जाए तो पुरावशेष तो मिल रहे हैं, लिपि की भी जानकारी है, किंतु अभी तक उसको उद्वाचित नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस काल को हम आद्य इतिहास काल के अंतर्गत यानी प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। इस काल के लोगों को धातु, ठीक है ना, की जानकारी थी, जैसे तांबा, सोना, टीन, कांसा, है ना, लेकिन ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आपको ये भी जानना जरूरी है कि हड़प्पा सभ्यता जो है अब और भी प्राचीनतम चली गई है। भिरराना एक स्थल है, वहाँ से करीब 7500 से अधिक की डेटिंग प्राप्त हुई है। तो अभी तक तो मेसोपोटामिया सभ्यता सबसे पुरानी मानी जाती थी, बट नाउ दिस टाइम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इज हड़प्पा सिविलाइजेशन।
लेकिन अभी तक एनसीईआरटी में इसको अभी मान्यता नहीं मिली है। अब अगर हम बात करें ऐतिहासिक काल की, तो महाजनपद काल यानी बौद्ध काल यानी लौह काल जिसको कहते हो, वहाँ से लेकर के कुतुबुद्दीन ऐबक के जब तक सिंहासन पर वो बैठता नहीं है तब तक 1206 ईस्वी तक का समय, यानी महाजनपद काल से 1206 का समय जो है वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब इसको हिस्टोरिकल एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी लिपि और भाषा को पढ़ा जा सका है और उसके द्वारा इतिहास लिखने में मदद मिलती है। इस काल में लोहे का बहुत प्रयोग हुआ, ठीक है ना, जिसकी वजह से एक नगरीय क्रांति हुई, द्वितीय नगरीकरण का काल चालू हुआ। राजतंत्र और गणतंत्र की अवधारणा दिखाई पड़ती है, साम्राज्य विस्तार। तो जो डेवलपमेंट है ना, वो हिस्ट्री जो है आपका महाजनपद काल से शुरुआत मानी जाती है। अब आगे की बात देखिए, थोड़ा सा पुरातत्व के इतिहास पर नजर डालते हैं। देखिए, अगर पुरातत्व का इतिहास देखें तो पुरातत्व का प्रारंभ कहाँ से पाया जाता है? जब से मानव ने उपकरणों का प्रयोग शुरू किया था। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन कहता है कि मनुष्य एक औजार बनाने वाला प्राणी है, मतलब क्या बोला, मैन इज द टूल मेकिंग एनिमल। क्या है? आदमी जो है, मनुष्य जो है, औजार बनाने वाला प्राणी है, ठीक है ना। अगर वो जब तक अपने बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया होता तब तक तो वो जानवर की श्रेणी में आता, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने बुद्धि का विकास करते हुए चीज़ों को क्या किया, समझने का प्रयास किया, और आज का समय हम देख सकते हैं। तो ये जो प्रारंभिक मानव था वो कौन था? होमो हैबिलस। कौन था? होमो हैबिलस। इसका जो प्राचीनतम जो हमको उदाहरण मिलता है वो कब का मिलता है? 19.5 लाख ईसा पूर्व में ओल्ड वाइगास तंजानिया से। पिछले वाली क्लास में भी डिस्कस किए हैं। अब थोड़ा सा ये कभी कभी पूछता है कि 3A सिस्टम यानी त्रिकाल पद्धति किसने दिया था? तो वो थे डेनमार्क के क्रिश्चियन थॉमसन। 1816 में उन्होंने यह त्रिकाल पद्धति दिया था, जिसमें उन्होंने क्या किया कि प्रारंभिक इतिहास को 3 भागों में बांटा, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। तो इस प्रकार से देखें तो पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल के रूप में उन्होंने विभाजन किया। फिर प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जॉन लुबॉक ने 1865 में पाषाण काल यानी स्टोन एज को 2 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। देखिए, अब अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में एक ट्रांजिशनल न संक्रांति का काल आया, जिसको हम मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। कहाँ से मिलता है? मास द अजील से कुछ माइक्रोलिथ टूल्स मिले, यानी लघु पाषाण उपकरण मिले, ठीक है ना। तो इसकी वजह से पता चला कि बीच का एक और काल है। तो इस प्रकार से 3 काल हो गए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कौन है? न भारत के पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत के प्राग ऐतिहासिक काल के जनक कौन है? तो ये कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट, क्योंकि उन्होंने पल्लवरम से सबसे पहले प्री हिस्टोरिकल टूल्स प्राप्त किया था, हैंड एक्स, ठीक है ना। तो ये रॉबर्ट ब्रूसफुट, इनको भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। अगर बात करें त्रिविमीय पद्धति का जनक किसे कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन कौन लाया, स्तरीकरण किसने लाया उत्खनन में? तो वो हैं मार्टिमर व्हीलर। इनकी पुस्तक है द आर्कोलॉजी फ्रॉम टू अर्थ, ठीक है ना। या कुछ लोग पृथ्वी से पुरातत्व नाम की पुस्तक इनकी है। अगर अर्थ टू आर्कोलॉजी, आर्कोलॉजी टू अर्थ, जो भी हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें HD सांकालिया की, तो इन्होंने भी, इनका भी बड़ा योगदान है। अब तक जो भी थे वो लोग फॉरेनर थे। अगर भारतीयों में अगर किसी को माना जाए तो वो है कौन? HD सांकालिया, भारतीयों में भारतीय पुरातत्व के जनक। ये कुछ क्वेश्चन और भी हैं, जैसे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुआ था, जिसकी प्रथम अध्यक्ष थे विलियम जोन्स, और उस वक्त गवर्नर जनरल थे बंगाल के वारेन हेस्टिंग्स। इन्होंने 1784 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इस काल में ये विलियम जोन्स वही हैं जिन्होंने सेंट्रोकोटस एंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया, पाटलिपुत्र की पहचान पालिब्रोथा के रूप में किया था, श्रीमद् भागवत गीता का इन्होंने अनुवाद करवाया।
इनके सहयोगी थे चार्ल्स विल्किंस, जिन्होंने कुटिल लिपि से लेकर के गुप्त लिपि की आदि वर्णमाला तैयार किया था। और इसके बाद देखें तो 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया है। इन्होंने 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रथम सर्वे जनरल बनाया गया, फिर बाद में ये इसे रोक दिया गया था, फिर चालू हुआ तो 1871 में पहले महानिदेशक बनाए गए थे ये। और इसी वजह से इन्होंने बहुत सारा इनका योगदान है। इन्होंने वेन सांग के ग्रंथ सी यूकी के आधार पर कई स्थलों की पहचान की थी, ठीक है ना। और प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम जो है ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 ईस्वी में ये बिल लाया गया था। तब महानिदेशक थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सन जॉन मार्शल जो है भीटा, तक्षशिला, सांची, नालंदा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इत्यादि की खुदवाई करवाए थे। और हड़प्पा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, जॉन मार्शल को। अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ स्टोन एज। देखिए, स्टोन एज को हम 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक एज कहते हैं, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, और तीसरा है नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। अब हम पूरा पाषाण काल को देखें तो लार्तेत महोदय ने इसको 3 भागों में बांटा। लोअर पैलियोलिथिक यानी निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल यानी मिडिल पैलियोलिथिक, और उच्च पूरा पाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक। देखिए, अगर निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें तो इस काल के जो हथियार थे वो क्वार्टजाइट पत्थरों पे बनाए गए थे। एबिबिलियन टाइप, एबिबिलियन मतलब सबसे पुराना जो टाइप माना जाता है वो एबिबिलियन माना जाता है, वो फ्रांस से पहली बार मिला था। तो ये जो पत्थर हैं वो अनगढ़ हैं, बिडौल हैं, बहुत भद्दे हैं, बहुत भारी हैं, है ना। इनके कोर को अलग करके बनाया गया था। तो चॉपर, चॉपिंग, पेबल, बहुत सारे उपकरण बने थे। तो अगर एबिबिलियन प्रकार के जो उपकरण हैं वो मद्रास से प्राप्त होते हैं। तो इस काल का जो प्रमुख उपकरण है वो हैंडेक्स है, क्लीवर है, ठीक है ना। और इस संस्कृति को हम मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। दूसरा जो है उसी काल का लोअर पैलियोलिथिक का संस्कृति है सोहन संस्कृति। यहाँ से हमको चॉपर, चॉपिंग और पेबल के उपकरण मिलते हैं। चॉपर क्या है? एक धारी जो बटकास में होता है, पेबल, उसको हम क्या कहते हैं? चॉपर। चॉपिंग क्या होता है? दूध धारी, ठीक है। अच्छा, इस काल का जो मानव है उसको होमो हैबिलिस कहा जा सकता है। इसकी हमने पिछली क्लास में वीडियो बना रखा है, ठीक है ना। और इसका समय 23 लाख से लेकर के करीब 1.5 लाख ईसा पूर्व इसका समय जो है लोअर पैलियोलिथिक का माना जाता है। अगर हम मिडिल पैलियोलिथिक की बात करें तो अब उपकरण थोड़े से परिष्कृत हो गए। कोर को अच्छी तरीके से क्या किया है? गढ़ा गया है। इस काल सबसे ज़्यादा फ्लेक से बने हुए, जब कोर को तोड़ा जाता है ना तो फ्लेक निकलता है। तो फ्लेक की अधिकता की वजह से इसको फ्लेक कल्चर, हिंदी में इसको कहते हैं सल्क संस्कृति कहते हैं। इस काल में जो मनुष्य सामने दिखाई पड़ता है वो होमो इरेक्टस, जिसको आग की खोज का श्रेय दिया जाता है। करीब 1.5 लाख से लेकर के 40,000 वर्ष पूर्व तक इसका समय निर्धारित किया गया है। अगर हम बात करें उच्च पुरा पाषाण काल की तो इसे हम ब्लेड एंड फ्लेक कल्चर कहते हैं। इस काल में जो है ब्यूरिन जिसको कहते हैं ना, तक्षणी, सबसे ज़्यादा बनाया गया। चांद्रिक, चतुर्भुज, ट्रोपॉज, बहुत सारे उपकरण ऐसे हैं जो नए तरीके से बने हैं, ठीक है। और इस काल का जो मानव है होमो निएंडरथल। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इसी ने अंत्येष्टि संस्कार सबसे पहली बार किया था। इसने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। इसने क्या किया? आग का अच्छी तरीके से उपयोग करना जान गया था। जानवरों से रक्षा करने के लिए आग का प्रयोग, है ना, मांस को भूनने के लिए आग का प्रयोग, ठीक है, और शरीर को गर्म प्रदान करने के लिए आग का प्रयोग, इससे वो परिचित हो चुका था, ठीक है ना। और इसका जो समय है वो करीब 40,000 से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक इसका समय रखा जाता है। अब मेसोलिथिक की बात करें तो दमास अजील से इसका पहली बार एविडेंस मिलता है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं माइक्रोलिथ कल्चर। इस काल की जो संस्कृति है वो लघु पाषाण उपकरण संस्कृति कहलाती है, ठीक है ना। तो छोटे छोटे उपकरण बनाए जाने लगे अब,
ठीक है। तो होमो सेपियंस सेपियंस इस काल का मानव था, ठीक। और इसी समय में मनुष्य ने पशुपालन करना शुरू किया, अस्थायी जीवन को धीरे धीरे प्राप्त होने लगे। यहाँ से सबसे प्राचीनतम तिथि चौपड़ी मांडो की जाती है और यहाँ से हाथ से निर्मित हमको कई क्या मिलते हैं, बने हुए मृदभांड प्राप्त होते हैं। सबसे विश्व में प्राचीनतम है कौन, चौपड़ी मांडो, ठीक ना। ये मेजा तहसील पड़ता है इलाहाबाद में। अब हम बात करें नवपाषाण काल के नियोलिथिक एज की, तो इस काल का भी मानो होमो सेपियंस है। 7000 से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के जब तक भारत में प्रोटोहिस्ट्री या आदि ऐतिहासिक काल नहीं आता, यानी ब्रॉन्ज एज नहीं आ जाता, हड़प्पा काल नहीं आ जाता, तब तक ये आपका चलता है। तो यहाँ का जो सबसे प्राचीनतम अभी तक ज्ञात था वो था मेहरगढ़, लेकिन अब उसके स्थान पे क्या आ गया है, लहुरा देवा। लहुरा देवा से कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य गया है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य गया है। यदि आपको लहुरा देवा नहीं मिलेगा तब मेहरगढ़ और चावल के लिए आप किसको, कोल्डी हवा का नाम लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। ये नियोलिथिक के बारे में हमने पिछली क्लास में भी चर्चा किया था कि कृषि का इन्होंने क्या किया, विस्तार किया। अब ये जहाँ पूरा पाषाण काल में ये लोग शिकारी थे, घुमंतु थे, है ना, गुफाओं में रहा करते थे, मध्य पाषाण काल तक आते आते इन्होंने क्या किया, अपने लिए झोपड़ी बनाना शुरू किया, क्योंकि गर्तावास के भी प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं मध्य पाषाण काल में, ठीक है ना। सरायनार रहाय हो या मादमा हो, चाहे चौपड़ी मांडो हो, है ना, लंगनाज हो, तो ये अंत्येष्टि संस्कार से लेकर के एक अस्थायी जीवन के लिए जो गर्तावास है, चूल्हों का प्रयोग इत्यादि सब कुछ दिखाई पड़ता है। लेकिन नवपाषाण काल में पूरी तरह से अस्थायी जीवन, है ना, एक कबीलाई जीवन का शुरुआत हो जाती है। पशुपालन तो पहले से चल ही रहा था, कृषि की खोज इस काल में हुई, ठीक है। और क्या है, पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है ना, चाक का आविष्कार हुआ। अब जो मृदभांड थे अब वो पका करके बनाए जाने लगे, ठीक है ना। तो ये जो विकास दिखाई पड़ता है वो नियोलिथिक काल में दिखाई पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। जो इसको समझ गया तो अगली क्लास उसके लिए कुछ नहीं है, वो और भी इजी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लास से बने रहेंगे। अब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप फीस जमा कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई करिए और 2100 की फ़ीस रसीद आप चाहें तो कुछ ATM होता है उसमें आप जमा कर सकते हैं, या फिर आप बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं, या फिर आप अपने UPI कोड से भी आप भेज सकते हैं। मैंने भीम UPI नंबर भी दे दिया है और लिंक में सब कुछ दिया हुआ है। बस उस फार्म को भरिए और हमसे आप जुड़ करके हमारी कोचिंग का आप लाभ लीजिए। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि अब ये डेमो क्लासेस धीरे धीरे चलते चलेंगे और आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए मैं ऐसे वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। थैंक यू।